Good morning, student. This is Seeta Dagar from Pandit Jalan Government College, Faridabad, and I am here to represent lecture on income from other sources from taxation law. So as we all know, हमारे इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड्स होते हैं. There are 5 heads. First one is income from salary. Second one is income from house property. Third one is income from business and profession. Next is income from capital gains. And last one is income from other sources. So आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. तो जितनी भी इनकम्स, जो भी इनकम्स आपके इन 4 हेड्स में स्पेस नहीं मिल रहा है, जिनका इन 4 हेड्स में स्पेस नहीं है, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कंसिडर की जाती है, वो इसका पार्ट होती है. सो बेसिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की जो इनकम है उनमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है आपका कुछ स्पेसिफिक इनकम्स, which are specified under section 56 subsection 2. एंड सेकेंड पार्ट है इसका अदर इनकम. जो इसका पार्ट नहीं है वो आपका अदर इनकम्स सारी अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. तो हम फर्स्ट पार्ट जो है स्पेसिफिक इनकम्स वो अभी करेंगे. तो स्पेसिफिक इनकम्स में क्या आती है? सबसे पहला आता है इसमें डिविडेंड. कंपनी से अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं तो वहाँ से जो डिविडेंड मिलता है, वेदर इट इज़ डीम्ड इंटरिम और ईयरली डिविडेंड, वट एवर इट इज़. डिविडेंड का केस क्या है? अगर वो रिसीव हो रहा है फ्रॉम इंडियन कंपनी, इफ इट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वहाँ से आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो ये क्या होता है? एग्जेम्प्ट. वो टैक्सेबल ही नहीं होता. आफ्टर दैट अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है फ्रॉम इट इज़ फ्रॉम इंडियन कंपनी, ओके, ये एग्जेम्प्ट होता है. अगर ये रिसीव हो रहा है आपको फॉरेन कंपनी से, तो इस केस में क्या होता है? अगर इस पर TDS कटा है, फॉरेन कंपनी से जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है, अगर उस पर TDS कटा हुआ है तो आप उसे कंसिडर करते हैं, इनकम्स में ऐड करते हैं अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. अगर इस पर कोई TDS नहीं कटा है तो ये आपका अदर सोर्सेज की इनकम का पार्ट नहीं होता. ठीक है. आफ्टर दैट द लास्ट वन इज अगर डिविडेंड आपको रिसीव हो रहा है फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये आपका प्रॉपर वे में टैक्सेबल होता है. यहाँ ग्रॉस और नेट का यहाँ कोई कंसेप्ट, TDS का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता. ये आपका एज इट इज़ टैक्सेबल होता है. तो फर्स्ट पॉइंट आपका था स्पेसिफिक इनकम्स में अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 इज डिविडेंड. सेकेंड वन इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़. अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो किसी भी सिक्योरिटीज़ में, वेदर इट इज़ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, और वहाँ से आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा. नेक्स्ट इज़ कैजुअल इनकम्स. कैजुअल इनकम्स कौन सी होती हैं? लॉटरीज, कार्ड गेम्स, हॉर्स रेसेस, क्विज कॉम्पिटिशन्स. यहाँ इन सभी सोर्सेज से अगर आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो आपकी कैजुअल इनकम्स कहलाती हैं और अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इस हेड में वो टैक्सेबल होती है. आफ्टर दैट इसके बाद आता है आपका अगर आपने कोई प्लांट, मशीनरी या फिर फर्नीचर, ऐसी कोई भी एसेट अगर आपने किसी को रेंट पे दिया हुआ है,
तो अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं और वहाँ से आपको रेंट रिसीव हो रहा है तो वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर काउंट होता है। लेकिन इन तीनों को अगर आप किसी को रेंट पे दे रहे हैं, हायर पे दे रहे हैं, तो जो हायर चार्जेस रिसीव होंगे वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट होता है। ठीक है। आफ्टर दैट अगर कोई कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, फिफ्थ पॉइंट इज कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से अगर आपको कोई सम रिसीव हो रहा है या फिर बोनस रिसीव हो रहा है तो वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट होगा, स्पेसिफाइड इनकम। यहाँ स्पेसिफाइड इनकम इनको एक और इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, सिक्स पॉइंट इज अगर आपने आपको किसी से कैश या फिर काइंड फॉर्म में, इसे अभी थोड़ा एलेबोरेट करके बताएंगे, कैश और काइंड फॉर्म में किसी से कोई बेनिफिट रिसीव हो रहा है, कोई भी बेनिफिट रिसीव हो रहा है या गिफ्ट रिसीव हो रहा है तो वो भी आपका टैक्सेबल होता है अंडर अदर सोर्सेज। बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं वो भी बताएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये आपको जितनी भी स्पेसिफिक इनकम्स दी हुई है ये स्पेसिफाइड करके इनको दिया अंडर 56 सबसेक्शन 2। ये किस लिए दिया है? इसलिए दिया है बिकॉज कि अगर इन सभी सोर्सेज को अर्न करना उसका बिजनेस है, फॉर एग्जांपल डिविडेंड, अगर उसका बिजनेस ये है सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना या इंटरेस्ट ये इस टाइप की सिक्योरिटीज़ में या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना, या लॉटरीज वगैरह का बिजनेस है, या प्लांट मशीनरी फर्नीचर को रेंट पे देने का बिजनेस है, या इंश्योरेंस पॉलिसी ये करना, इंश्योरेंस पॉलिसी करना ही अगर उसका बिजनेस है, तो इन सब से जो भी इनकम रिसीव हो रही है वो आपकी काउंट होती है अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन, इस हेड के अंदर काउंट होती है। और अगर ये इसका बिजनेस नहीं है देन ओनली दीज इनकम्स आर काउंटेड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, तो अब आपका आता है ये जो लास्ट पॉइंट है आपका, कैश और काइंड में अगर आपको कोई गिफ्ट या बेनिफिट रिसीव हो रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या है, उसमें ये है फर्स्ट पॉइंट इज अगर आपको कैश में कुछ रिसीव हो रहा है तो जो भी कैश में रिसीव हो रहा है अगर वो मोर देन कैश में मनी फॉर्म में अगर कोई सम रिसीव हो रहा है किसी से विदाउट कंसिडरेशन, कोई भी कंसिडरेशन अगर आपसे नहीं लिया, आपसे लिया कुछ नहीं जा रहा और आपको मोर देन 50,000 किसी से रिसीव हो रहा है तो जो भी सम रिसीव हो रहा है दैट होल अमाउंट विल बी चार्ज्ड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, दैट इज फॉर कैश। और अगर ये हो रहा है काइंड में, इफ इट इज इन काइंड फॉर्म, यानी अगर नॉन कैश फॉर्म में अगर कोई किसी से बेनिफिट रिसीव हो रहा है तो क्या होगा, तो नॉन कैश फॉर्म में दो चीज़ है, इफ इट इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर किसी से हो रही है, अगर किसी से इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हो रही है या आप परचेज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में फर्स्ट पॉइंट इज अगर विदाउट एनी कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन कोई बेनिफिट रिसीव हो रहा है और कोई कंसिडरेशन नहीं है और अमाउंट इज मोर देन 50, एनी अमाउंट, एनी प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, एनी प्रॉपर्टी और जिसकी एनी प्रॉपर्टी विच इज़ इमूवेबल एंड हुज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 50,000। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होती है, जब हम कोई वन टाइम परचेज करते हैं, वन टाइम ट्रांजेक्शन्स करते हैं ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ तो स्टैम्प ड्यूटी एक टैक्स है, इसको चार्ज किया जाता है। अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जो वैल्यू अडॉप्ट कर रहे हैं इस ट्रांजेक्शन पे टैक्स चार्ज करने के लिए, जो वैल्यू अडॉप्ट कर रहे हैं दैट इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अगर वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मोर देन 50,000 है और प्लस कोई कंसिडरेशन नहीं लिया जा रहा है तो द टैक्सेबल अमाउंट इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो भी होगी उस वही वैल्यू आपकी कंसिडर की जाएगी एज इनकम फॉर टैक्सेशन पर्पस अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये तो है इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन। अगर विद कंसिडरेशन है, अगर कंसिडरेशन लिया जा रहा है, कुछ अगर लिया जा रहा है तो क्या होगा, तो लिया जाएगा डिफरेंस, व्हाट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू
माइनस कंसीडरेशन, अगर उससे कुछ लिया जा रहा है तो उसे माइनस कर दिया जाएगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में से और वो अमाउंट चार्जेबल होगा। बट ये तभी होगा इफ़ ओनली इफ़ ये जो डिफरेंस है इट इज़ मोर देन 50,000 और 5% ऑफ कंसिडरेशन, जो भी कंसिडरेशन है उसका 5%, विच एवर इज, इन दोनों में से किसी को, तो विच एवर इज लो उसको कंसिडर किया जाएगा। इन दोनों से अगर ये डिफरेंस ज़्यादा है, इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों में से किसी से भी ज़्यादा है तो इसका जो डिफरेंस होगा वो इनकम में काउंट किया जाएगा। तो ये तो था अगर वो प्रॉपर्टी इमूवेबल है। अगर प्रॉपर्टी मूवेबल है तो क्या होगा, तो कंसिडर की जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू। अगेन वही सेम दो पॉइंट है। फर्स्ट इज इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, एंड जो फेयर मार्केट वैल्यू एंड फेयर मार्केट वैल्यू इज मोर देन 50,000, इफ इट इज मोर देन 50,000 देन यहाँ क्या था स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो यहाँ क्या है, क्योंकि यहाँ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं है, फेयर मार्केट वैल्यू है, तो इट इज कंसिडर्ड एज इनकम। एंड सेकेंड थिंग इज इफ इट इज विद कंसिडरेशन, अगर कुछ कंसिडरेशन लिया जा रहा है तो सेम एज अबव जो भी किया गया है सेम कैलकुलेशन यहाँ होगा, यानी फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन। ठीक है, बट ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि किसी से आपको कैश या काइंड फॉर्म में अगर कोई गिफ्ट या बेनिफिट मिल रहा है, ये सिचुएशन कुछ लोगों के लिए अप्लाई नहीं होती, कुछ सिचुएशंस में अप्लाई नहीं होता। कौन सी सिचुएशन? फर्स्ट इज अगर ये रिलेटिव्स से मिल रहा है। रिलेटिव्स में कौन आते हैं? रिलेटिव्स में आते हैं फादर, मदर एंड ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर फर्स्ट। सेकेंड इसमें आते हैं चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। थर्ड इसमें आते हैं ब्रदर एंड सिस्टर। उसके बाद आता है इसमें स्पाउस, हस्बैंड है तो वाइफ और वाइफ है तो हस्बैंड। तो स्पाउस के साथ अब स्पाउस के भी ये सारे, स्पाउस के भी फादर, मदर, ग्रैंड मदर, चिल्ड्रन, सब कुछ, राइट। रिलेटिव्स में ये आते हैं अगर वो इंडिविजुअल है। अगर वो HUF है तो HUF के सभी मेंबर्स रिलेटिव्स में काउंट होते हैं। तो इन लोगों के लिए ये कंडीशंस अप्लाई नहीं है जो मैंने अभी आपको बताई हैं। आफ्टर दैट इसमें आता है लोकल अथॉरिटी से अगर कोई अमाउंट रिसीव्ड हुआ है या किसी ट्रस्ट से रिसीव्ड हुआ है या फिर ऐसे पर्सन से रिसीव्ड हुआ है जिसकी डेथ हो गई है, डेथ ऑफ पेयर, या फिर अगर कोई डोनर है तो उसकी डेथ हो गई है, तो उस कंडीशन में भी ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। और इसके अलावा ये कहाँ अप्लाई नहीं होती? इफ़ अगर किसी को अपने इनहेरिटेंस पूर्वजों से अगर कुछ मिला है तो वहाँ भी ये कंडीशंस अप्लाई। तो ये ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जहाँ ये अप्लाई नहीं होता, जो मैंने आपको लास्ट में बताया, कैश और काइंड में गिफ्ट या बेनिफिट्स अगर कुछ मिलते हैं तो। ठीक है, देन आफ्टर दैट इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट इज, मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया ए पॉइंट स्पेसिफाइड इनकम्स, अब है आपका सेकेंड दैट इज अदर इनकम्स। अब स्पेसिफाइड इनकम्स के केस में मैंने आपको बताया था जहाँ बिजनेस एंड प्रोफेशन भी हो सकता है, तो इसलिए उनको स्पेसिफाइड कैटेगरी में डाल दिया कि बिजनेस प्रोफेशन नहीं है तो आपका अदर सोर्सेज में है। इसके अलावा जो अदर इनकम्स हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज किसी भी, कहीं से भी कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है किसी भी सोर्स से, अगर वो सिक्योरिटीज से मिल रहा है, बैंक डिपॉजिट से मिल रहा है, या फिर आपने बैंक को लोन दिया हुआ था, एडवांसेस दिए हुए थे, वहाँ से मिल रहा है, या फिर अगर आपको इनकम टैक्स से डिलेड रिफंड फ्रॉम इनकम टैक्स
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपका टैक्स एक्सेस हो गया था तो उन्होंने आपको रिफंड किया, लेकिन वो लेट गया, इस वजह से उस पर इंटरेस्ट मिला आपको, तो वो इंटरेस्ट भी आपका अदर सोर्सेज में काउंट होता है। सेकेंड इज एग्रीकल्चर इनकम, अगर वो आउट ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया, तो वो आपकी जो इनसाइड इंडिया है वो एग्जेम्प्ट होती है और आउटसाइड इंडिया आपका अदर सोर्सेज में काउंट होता है। अगर कोई टीचर या लॉयर है और वो एग्ज़ामिनेशन ड्यूटी या एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं और वहाँ से कोई इनकम अर्न हो रही है तो वो आपका यहाँ कंसिडर होगा। नेक्स्ट इज़ अगर आपने कोई रेंट पे आप रह रहे हैं किसी प्रॉपर्टी पे और आपने उसको सबलेट कर दिया है, सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, और सबलेट करने पर आपको कोई बेनिफिट हो रहा है या कोई इनकम आपकी जनरेट हो रही है तो वो आपका अदर सोर्सेज में काउंट होगा। आफ्टर दैट अगर आप कोई आर्टिकल्स लिख रहे हैं, राइटिंग ऑफ आर्टिकल्स इन जनरल्स में अगर आप पब्लिश कराने के लिए अगर कोई आर्टिकल्स लिख रहे हैं तो वो भी आपका अदर सोर्सेज में काउंट होगा। डायरेक्टर फीस, अगर आप कहीं एज डायरेक्टर अपॉइंटेड हैं तो उन डायरेक्टर को फीस या कमीशन अगर कुछ मिल रहा है तो वो आपका अदर सोर्सेज में आएगा। बट कंडीशन एक और यहाँ ये होती है, अगर वो एज सैलरी अगर वहाँ से ले रहे हैं, यानी सैलरी लेने का मतलब है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है डायरेक्टर का कंपनी के साथ, तो उस कंडीशन में जो भी सैलरी है, जो भी इनकम वो सैलरी फॉर्म में ले रहे हैं वो आपका यहाँ नहीं आएगा, वो आपका सैलरी हेड में काउंट होगा। सेम इसी तरीके से अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर उन्हें सैलरी मिल रही है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज़ नॉट एम्प्लॉय ऑफ दैट पार्लियामेंट और गवर्नमेंट, तो क्योंकि वहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता, इसलिए वहाँ से अगर सैलरी रिसीव्ड होती है तो वो सैलरी हेड में नहीं जाती, बिकॉज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो वो आपका यहाँ काउंट होती है। इसमें एक और चीज़ ये है कि अगर उसको सैलरी के अलावा डियरनेस अलाउंस अगर मिल रहा है तो ये आपका एग्जेम्प्ट होता है, ये उस पर्सन के लिए एग्जेम्प्ट होता है, बिकॉज कि वहाँ वो अलाउंस उसे गवर्नमेंट सर्विसेज ड्यूटीज़ गवर्नमेंट के टास्क पूरा करने के लिए वो अलाउंस मिला है तो वहाँ खर्च हो जाता है, इस वजह से ये एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है। आफ्टर दैट अगर आपकी कोई ज़मीन है तो उसका रेंट ऑफ लैंड ओनली, जिसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रखा है, कोई बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, तो उसका रेंट अगर आपको मिल रहा है तो वो भी आपका अदर सोर्सेज में काउंट होता है। अगर आपका कोई मार्केट, फिशरीज या फेरीज, इन सब से अगर कोई अर्निंग हो रही है, आपको इनकम अर्न हो रही है, आपको कुछ रेंट वगैरह अगर यहाँ से रिसीव हो रहा है तो आपकी स्पेस पे कोई मार्केट, फिशरीज या फेरीज लगा रहा है जहाँ से आपको इनकम हो रही है तो वो भी आपका इसी हेड में काउंट होता है। उसके अलावा अगर आप किसी एम्प्लॉय का एम्प्लॉयज़ शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन इन पीएफ ये था और उस पर इंटरेस्ट अगर जनरेट हो रहा है, इस पे इंटरेस्ट, तो इसका जो इंटरेस्ट है वो आपका अदर सोर्सेज में काउंट होता है। इसका जो शेयर है वो एग्जेम्प्ट होता है, एम्प्लॉयज़ का शेयर इन प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट होता है, बट उस पर जो इंटरेस्ट जनरेट होता है वो टैक्सेबल होता है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और इसके अलावा अगर कोई किसी का ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क से रॉयल्टी से किसी को रॉयल्टी रिसीव हो रही है, पेटेंट्स हैं किसी के उससे इनकम हो रही है, कॉपीराइट्स हैं किसी को आपने दिया हुआ है यूज़ करने के लिए तो उससे आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो आपका यहाँ इनका कोई रेंट वगैरह अगर है तो वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट होता है। इसके अलावा अगर कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम है या फिर कोई ऐसी इनकम जिसका सोर्स ऑफ इनकम आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, वो आपका इस हेड में काउंट होगा। ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज एक टॉपिक आपका और यहाँ रह गया, दैट इज आपके इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़।
सिक्योरिटीज़ पे अगर इंटरेस्ट है तो ये आपका अदर सोर्सेज में बहुत स्पेस कवर करता है। तो सिक्योरिटीज़ आपकी दो तरह की होती हैं, फर्स्ट इज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और सेकंड वन इज़ नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अगेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी आपकी दो टाइप की होती हैं और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी आपकी दो टाइप की होती हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में फर्स्ट इज़ टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो जैसा कि नाम लिखा हुआ टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ प्रॉपर टैक्स फ्री होती हैं, तो एग्जेम्प्ट होती हैं मीन्स, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। सेकेंड वन इज़ लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टैक्सेबल तो होती हैं बट इस पर कोई टीडीएस नहीं कटता। तो क्योंकि टीडीएस नहीं कटता तो आपको अगर इंटरेस्ट अमाउंट जो भी है वो रिसीव्ड अमाउंट दे रखा है तो आप उसे इनकम में कंसिडर करेंगे, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट विद रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देन उसे इंटरेस्ट को आप कैलकुलेट करने के बाद इनकम में काउंट करेंगे। आफ्टर दैट नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये भी आपकी सेम दो तरीके की होती हैं, टैक्स फ्री और लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो जो टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टैक्स फ्री होती हैं, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती हैं, उस तरीके से नॉन गवर्नमेंट टैक्स फ्री सिक्योरिटीज़ आर नॉट रियली टैक्स फ्री, ये टैक्स फ्री नहीं होती। एक्चुअली इनमें क्या होता है कि इनका जो टैक्स है वो कंपनी पे कर देती है ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर जो पर्सन है उसके बिहाफ पे कंपनी ही इस पर टैक्स पे कर देती है। तो इनकम हमें कैलकुलेट करने के लिए इससे हर कंडीशन में हमें वी हैव टू ग्रॉस अप, हमें इस वैल्यू को ग्रॉस अप करना ही पड़ता है, वेदर आपको रिसीव्ड अमाउंट गिवन हो या फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट का अमाउंट विद रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हो, तो भी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करके वैल्यू को ग्रॉस अप करना होता है, राइट। और लास्ट वन आपकी नॉन गवर्नमेंट लेस टैक्स सिक्योरिटीज़, ये वो सिक्योरिटीज़ हैं जिन पे हम टैक्स डिडक्ट करने के बाद हम इसका टैक्स कैलकुलेट करते हैं और वो डिडक्ट होता है आफ्टर जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिवन होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देन उस पर आफ्टर दैट टीडीएस कटता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर आपको इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देन उसे लिखते हैं, राइट। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्लस परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो आप कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट को एंड दैट विल बी added to income from other sources। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट और परसेंटेज गिवन नहीं है, इन्होंने इंटरेस्ट खुद कैलकुलेट करके दे रखा है, इज गिवन, देन आप क्या करते हैं, सीधा इसे ऐड कर देते हैं टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और इसके साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।